अरविंद फोटो स्टूडियो में लंबी अनामिका और बौना रमेश फोटो खिंचवाने के लिए एक दूसरे के पास खड़े होते हैं। कृष्णा, जो कैमरे को अपने गले में लटकाया हुआ था, उन्हें देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। मैडम, लंबी पत्नी और बौना हस्बैंड बड़े अच्छे लग रहे हैं। इससे पहले मैंने बहुत लोगों की तस्वीर ली है, पर ऐसी तस्वीर कभी नहीं ली। देखने में आप खूबसूरत और अच्छी हाइट भी है, पर आपका ये बौना पति कहाँ से मिला? इस तरह कहता है और जोर जोर से हंसने लगता है। रमेश का मुंह बन जाता है, पर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। कृष्णा के पास जाके उसके गालों पे एक कस के थप्पड़ लगाती है। देखो कैमरा बाबू, काफी देर से हमें देखकर आपने हंस लिया। क्या आप तस्वीर लेंगे या फिर हम यहाँ से चले जाएं? ऐसे कस के छक्का लगने के बाद तस्वीर ना लूं, अभी लेता हूँ। फिर फोटोग्राफर फोटो ले लेता है। लंबी अनामिका, बौना रमेश एक दूसरे का हाथ पकड़ के सड़क से पैदल चलते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें एक गोलगप्पे का ठेला दिखता है। जी, गोलगप्पे खाएंगे? हाँ अनामिका, खाऊंगा। इस तरह कहकर दोनों पानी पूरी के ठेले के पास जाते हैं। भैया, 2 पानी पूरी दीजिए। 2 क्यों? एक ही तो इंसान है। फिर वो अनामिका के नीचे देखते हैं। अनामिका के बगल में बौना रमेश खड़ा हुआ था। उसे देखकर हंसने लगते हैं। ये देखकर अनामिका को बड़ा गुस्सा आता है। फिर वो बिना पानी पूरी खाए रमेश को लेके वहाँ से चली आती है। फिर एक दिन शारदा अपने दोनों हाथों में जेवर के डब्बों को लेकर सीधा अनामिका के कमरे में आती है, पर बहू अनामिका कमरे में दिखी नहीं। बहू, बहू, कहाँ हो तुम? जब वो इस तरह से बुला रही थी, तब बहू अनामिका अपने बौने पति रमेश को बाथरूम में ले जाकर उसके ऊपर पानी डाल के नहला रही थी। अरे अनामिका, जरा आहिस्ता पानी डालो, पानी आँख, नाक, कान हर जगह घुस जा रहा है। ठीक है, अब पानी डाल के बाहर निकल आ जाइए। ऐसा कह के अनामिका बाथरूम से बाहर निकल आती है। शारदा वहीं खड़े खड़े बेटे बहू की बातचीत सुन के बहुत प्यार से कहने लगती है, मैं तुम्हारे लिए गहने लाई हूँ, अच्छी साड़ी के साथ तुम इसे पहनो, बेटे को भी अच्छे से तैयार करो और हमारे रिश्तेदार की शादी से जरा घुमाओ। आप भी साथ चलिए ना माँ जी, हम सब एक साथ जाएंगे तो कितना मजा आएगा ना। तुमने सही कहा बहू, पर तुम्हारे ससुर जी का ऑफिस भी है ना, उन्हें छुट्टी नहीं मिलेगी और तुम्हारे पिताजी को छोड़ के जाने पे भी मेरा मन नहीं लगेगा। वैसे भी शादी के बाद तुम दोनों अकेले कहीं गए नहीं, जाओ घूम कर आओ। इतना कहकर शारदा वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में बौना रमेश सफेद धोती और हरा शर्ट पहन के निकल आता है। वो बहुत ही अच्छा दिख रहा था। उसे देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। आज आपको देख के लग रहा है कि कहीं मेरी नजर ही ना लग जाए। आप जाकर माँ जी से कह के अपनी नजर उतार लीजिए। अनामिका की ऐसी बातें सुन के रमेश शर्मा जाता है और फिर अनामिका को बड़े प्यार से देखता है। हाँ हाँ, बहुत देख लिए, अब आप जाएंगे तो मैं तैयार होंगी। इस तरह कहने पे रमेश मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। अनामिका भी सिल्क की साड़ी और जेवर पहन के तैयार हो जाती है। फिर अच्छे से तैयार होके अनामिका और रमेश अपने कमरे से हॉल की तरफ आ जाते हैं। लंबी बहू अनामिका और बौना रमेश को देखकर शारदा और प्रसाद भी बहुत खुश होते हैं। माँ जी, पिताजी, हम रिश्तेदार की शादी अटेंड करके लौट आते हैं। अगर हमारे बारे में कोई पूछा तो कह देना काम की वजह से नहीं आ पाए। ठीक है बहू, सावधानी पूर्वक जाना। फिर अनामिका और रमेश घर के अंदर से बाहर निकल आते हैं। स्कूटी रेडी थी। शारदा, प्रसाद भी घर के बाहर निकल आते हैं। अनामिका स्कूटी में जाके बैठती है। रमेश जाके अनामिका के पीछे बैठता है और उसे पकड़ लेता है। शारदा और प्रसाद भी मुस्कुराते हुए उन्हें टाटा कहते हैं। अनामिका स्कूटी चलाने लगती है। रमेश पीछे की सीट पे बैठकर अनामिका को जोर से पकड़ लेता है। अजी, आपको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? नहीं तो आप सामने आके खड़े हो जाइए। नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही अनामिका, मैं पीछे ही ठीक हूँ, रमेश कहता है। फिर अनामिका स्कूटी चलाने लगती है। 1 घंटे के बाद वो दोनों फंक्शन हॉल पहुंच जाते हैं। फिर दोनों फंक्शन हॉल के अंदर जाते हैं। एक जगह पे 3 महिलाएं, सौम्या, रजनी और उर्मी, तीनों बातचीत कर रही थी। तभी वो लंबी अनामिका और बौने रमेश को देखती हैं। अरे, तुम लोग लंबी बीवी और बौने पति देखियो, वो देखो वहाँ जा रहे हैं। उसके कहने पर बाकी 2 महिलाएं पलट के देखने लगती है। वहाँ लंबी अनामिका और बौना रमेश चल के अंदर जा रहे होते हैं। जब वो सौम्या, रजनी और उर्मी के सामने से गुजर के जा रहे थे, महिलाएं उनका मजाक उड़ाने लगी। ये क्या अनामिका? हाँ, क्या हुआ सौम्या?
इतने बौने लड़के से शादी करके तुम्हें क्या सुख मिला? पहले तुम मुझे ये बताओ कि दो पंडित से शादी करके तुम्हें क्या खुशी मिली? उसके ऐसे पूछने पर सौम्या कुछ जवाब नहीं दे पाई और सर झुका ली। देखो, तुम्हें बस मेरे पति का बौनापन दिख रहा है, पर मुझे तो मेरे पति का मक्खन जैसा दिल दिख रहा है, जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मक्खन की तरह इंसान, प्यार भरा हुआ दिल, क्या ये सब तुम्हें माँ बना सकता है? शादी के तुम्हारे 4 साल हो गए, तुम्हारे पति के तो हाथ पैर सब अच्छे से काम कर रहा है, फिर तुम क्यों नहीं माँ बन पाई? अनामिका की ये बात सुन के रजनी अपना सर झुका लेती है। दाम्पत्य जीवन आकर्षण नहीं है, सुंदरता भी नहीं है। जीवन साझा करने के लिए लंबा कद, छोटा होना कोई मापदंड नहीं है। दिल में स्नेह, प्यार, ये सब होना चाहिए जो मेरे पति के दिल में है। वो तीनों महिलाएं ये सुनकर शर्मिंदगी महसूस करती है। आपने जिनसे शादी की है उनसे शादी करके आप कितनी खुश है, ये तो आपका चेहरा देखकर ही पता चल रहा है। बस करो अनामिका, ये सब बात करके क्या फायदा, चलो हम अंदर चलते हैं। जब इस तरह की बातें हो रही थी, वहाँ पे गणेश और उसके साथ दुल्हन कीर्ति वहाँ पे आती है। वो अनामिका और रमेश को देखते हैं और फिर सभी तालियां बजाते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। इन लोग मेरे पास भी आए थे और मेरे पति के बारे में भी कह रहे थे। मैं तो दुल्हन हूँ, इसीलिए मैं कुछ जवाब नहीं दे पाई। ऐसे लोगों की वजह से ही हमारी शादी बर्बाद हो जाती है। हमें इन्हें सही सबक सिखाना चाहिए। फिर वहाँ पे जितने लोग मौजूद थे वो सभी मिलके उन तीनों महिलाओं को बहुत पीटते हैं। बाद में रमेश और अनामिका वर वधू को आशीर्वाद देते हैं। फिर स्कूटी से वो अपने घर लौट जाते हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार। अंधेरा हो चुका था। शारदा घर के बाहर खटिये पे बैठ के पोता हरीश जो कहानी सुना रहा था वही सुन रही थी। थोड़ी दूर पे ही लकड़ी के चूल्हे पे अनामिका जो खाना बना रही थी, अपने बेटे के मुंह से कहानी सुनकर बहुत खुश होती है। ये चीज शारदा गौर करती है और कहने लगती है, अरे ओ बहू, बेटे की कहानी सुन के तुम अब चावल मत जला देना, नहीं तो तुम्ही को खाना पड़ेगा। अरे माँ जी, मेरे कान कहानी सुन रही है, पर मेरी दोनों आंखें स्टोव पे चढ़ी हुई चावल पर ही टिकी हुई है। आप चिंता मत कीजिए, चावल नहीं जलेगा। अनामिका का जवाब खत्म ही होता है, तभी गांव की एक बुजुर्ग महिला सुशीला नाम की शारदा के घर पे आती है। शारदा उन्हें नमस्ते करती है और फिर अपने खटिये में ही उन्हें बैठने को कहती है। बताइए सुशीला काकी, इतनी देर रात मेरे घर में कैसे? क्या तुम अपनी बहू को 2 घंटे के लिए भाड़े पे दोगी? उसकी बातें सुन के अनामिका और शारदा दोनों ही एक दूसरे को देखने लगती है। ये देखकर सुशीला मुस्कुराती है। लगता है तुम सास बहू नहीं समझ पाई कि मैं क्या कह रही हूँ। हाँ सुशीला काकी, हमें समझ में नहीं आया। तुम अनामिका को 2-3 घंटे के लिए मेरे घर पे भेज दो। अरे काकी, मैंने कहा ना, नहीं समझी, फिर आप वही बात दोहरा रही है। शारदा, तुम्हारा दिमाग में भूसा है। ये सुनकर शारदा गुस्से से कहने लगती है, सुनिए काकी, अगर आपको कहना है तो कहिए, नहीं तो आप अपना रास्ता देख सकती हैं। मुझे अपने पोते की कहानी सुनना है। अरे शारदा, तुम्हारी बहू बहुत अच्छा खाना बनाती है। कल मेरी पोती को देखने लोग आ रहे हैं। 2-3 घंटे के लिए भेज दो, वो खाना पका के आ जाएगी। बुरा मत मानिएगा काकी, सभी कहते हैं कि मेरी बहू बहुत अच्छा खाना पकाती है। ये सोचकर जब वो टिफिन सेंटर खोलने का सोची और पैसे उधार मांगी तो कोई भी पैसे देने को तैयार ही नहीं हुआ। मैं नहीं भेजूंगी। ऐसा नहीं है शारदा। जब सुशीला समझाने की कोशिश करने लगी, शारदा सुनी ही नहीं। आप जा सकती है काकी। ये सुनकर सुशीला दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। अनामिका भी इस बात पे कुछ कह नहीं पाती। हरीश फिर कहानी सुनाने लगता है। उस रात सभी लोग घर के बाहर ठंडी हवाओं में बैठकर बातचीत करते करते अपना भोजन करते हैं। इस तरह वो रात गुजर जाती है। अगले दिन सुबह सुबह अनामिका बेंच पर बैठ के ऐसी किसी बात को लेकर दुखी होकर मनी मन सोचती है। सुबह सुबह खाना तैयार हो जाता है। पति और ससुर जी काम पे चले जाते हैं। हरीश स्कूल चला जाता है। सासू माँ नौकरानी के काम के लिए चली जाती है। घर पे बस मैं ही हूँ जो कुछ कमाती नहीं। वैसे मुझे पता है कि मैं अच्छा खाना पकाती हूँ, कैसे भी मुझे खाना पका के कुछ कमाना होगा, पर कैसे? सोच ही रही थी कि एक साइकिल के पीछे में सब्जियों की टोकरी लगाकर एक सब्जी वाला आके अनामिका के घर के सामने रुकता है। दीदी,
कल मैं नहीं आऊँगा। आप लोगों को कुछ सब्जी चाहिए? हाँ, पर तुम कहाँ जा रहे हो? इतना कहकर अनामिका सब्जी वाले के पास जाती है। अनामिका ने साइकिल के पीछे सब्जियाँ देखी कि इतनी बड़ी सब्जी की टोकरी उसने आखिर में साइकिल के पीछे कैसे रखी है। वो ये बात कुमार से पूछती है। अरे बहन, अगर कहूँगा तो नहीं समझोगी, देख लो। ऐसा कहकर वो साइकिल के ऊपर से टोकरी हटाकर दिखाने लगता है। साइकिल के पीछे एक छोटा सा स्टैंड होता है, उसकी जगह बड़ा सा स्टैंड था। तब जाके उसे समझ में आया कि इस बड़े से स्टैंड की वजह से वो टोकरी उठा पा रहा है। कुमार, ऐसा तुमने साइकिल में कहाँ से बनवाया? और कहाँ, अपने गांव में ही बनवाया है। वो पटनायक का वेल्डिंग का दुकान है ना, वहाँ पे जैसा बताओगी वो वैसा ही बना देगा। ठीक है, तुम सावधानी से घर जाना। क्यों दीदी? अब तुमसे क्या छुपाओ भाई, तुम्हें तो सब पता है। मैं एक छोटा सा होटल का व्यापार, पर पैसे कहाँ से मिलेंगे वही मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ दीदी, क्या कहा? आपके पास पैसे नहीं है? इसीलिए तुम्हारे साइकिल को देखकर एक तरकीब सूझी है। कुमार वहाँ से चला जाता है, लेकिन तभी भी अनामिका साइकिल के बारे में ही सोच रही होती है। अगर मैं इससे थोड़ा और बड़ा स्टैंड लगाऊं, तो एक कोने में मैं चूल्हा रख सकती हूँ और चूल्हे के ऊपर मैं डोसा बना सकती हूँ और बाकी नाश्ता मैं घर पे ही बना के उसे हॉट बॉक्स में लेकर जाया करूँगी। लेकिन हॉट बॉक्स खरीदने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। पहले मुझे डोसा बना के बेचना है, फिर वहाँ से जो पैसे आएंगे वहीं से मैं जरूरतमंद चीजें खरीद लूंगी। इस तरह सोचकर हाथ की सब्जी साइड में रख के घर के एक पुराने साइकिल के पास आती है। उस साइकिल को लेकर वो पटनायक के वेल्डिंग के दुकान में जाती है। उसे जो जो चाहिए था वो बताती है, पटनायक भी वैसे ही बना देता है। वो देखकर अनामिका बहुत खुश हो जाती है। अपने जमाए हुए पैसों से वो पैसे निकाल के पटनायक को देती है और साइकिल लेकर वो घर लौट आती है। इस तरह वो साइकिल पे ही डोसा बनाने का सारा बंदोबस्त कर लेती है और डोसा बना के बेचने लगती है। अगले दिन जैसे ही उसके पति, ससुर जी और सासू माँ अपने अपने काम पे चले जाते हैं, अनामिका अपना डोसा का साइकिल उठाती है और घूम घूम के डोसा बना के बेचने लगती है। आइए बाबू आइए, गर्मा गर्म डोसा बिल्कुल तैयार है, सिर्फ 20 रुपए में। आइए बाबू आइए। इस तरह वो बुलाती है। जो लोग वहाँ से गुजर रहे थे, अनामिका का डोसा का गाड़ी देखकर आश्चर्य हो जाते हैं। लोगों को भी लगता है ये तरकीब तो बड़ी अच्छी है, इसीलिए लोग उसके पास डोसा खाने आते हैं। जैसे ही वो पैसे देते, अनामिका गर्मा गर्म डोसा उन्हें बना के दे देती। एक के बाद एक सभी लोग धैर्य रख के अनामिका का डोसा खाने के लिए इंतजार करते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अनामिका सभी को काम पे भेजने के बाद अपना साइकिल गाड़ी लेकर डोसा बेचने के लिए निकल जाया करती थी। फिर जो वो पैसे कमाई, उससे वो अपने साइकिल में तरह तरह के बदलाव लाई ताकि और भी तरह तरह के नाश्ता वो बेच सके। उसने साइकिल फूड कोर्ट शुरू कर दिया और नाश्ता बेचने लगी। इस तरह अनामिका के रोजी रोटी शुरू हो जाने पे शारदा लोगों के घर में नौकरानी का काम बंद कर देती है और अनामिका को उसके काम में मदद करने लगती है। इस तरह बहू अनामिका बहुत खुश होती है। वो अधिक सक्रिय हो जाती है और अधिक मेहनत करती है ताकि ज्यादा पैसे कमा सके और इस तरह सुखी सुखी जीवन बिताने लगती है। आज यहीं तक। नई कहानी लेके जल्द हाजिर होंगे। नमस्कार।